गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सहज हिंदी रचना कार्यपत्र के का प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 आपका काल से संबंधित है। पहले हम काल क्या होता है पढ़ेंगे और समझेंगे, फिर उसके बाद इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। काल। बच्चों, इन चित्रों और वाक्यों को देखिए। पहले वाक्य में मैंने खाना खाया, दूसरे में है मैं खाना खा रहा हूँ और तीसरा वाक्य है मैं खाना खाऊंगा। बच्चों, इन वाक्यों से पता चलता है कि पहले वाक्य में खाना खाने की क्रिया हो चुकी है और दूसरे वाक्यों में क्रिया हो रही है, तीसरे वाक्य में क्रिया होगी। बच्चों, इन वाक्यों से हमें क्रिया के होने के समय का पता चल रहा है, अर्थात क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा होता है भविष्यत काल। सबसे पहले हम भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला है भूतकाल। क्रिया का जो रूप उसके बीता हुए समय में होना बताए उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कल बस खराब हो गई थी, माँ ने कपड़े धोए, मीना पढ़ रही थी। बच्चों, इन वाक्यों की क्रियाएं हो गई थी, कपड़े धोए, पढ़ रही थी से काम के बीते हुए समय में होने का पता चल रहा है, यानी कि काम बीते हुए समय में पूरा हो चुका है, इसलिए ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। अतः हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। दूसरा है वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी कि चल रहा समय। बच्चों, क्रिया में जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चले, यानी कि कार्य के होने का पता चले, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे ठंडी हवा चल रही है, मैं टीवी देख रहा हूँ, बच्चे खेल रहे हैं। इन वाक्यों की क्रियाएं चल रही हैं, देख रहा हूँ, खेल रही हैं से काम के चल रहे समय में होने का पता चल रहा है, इसलिए ये वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। अतः हम कह सकते हैं कि क्रिया के जो रूप उसके चल रहे समय में होने का बोध कराता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। तीसरा है भविष्यत काल, यानी आने वाला समय। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं कनाडा जाऊंगा, निशा डॉक्टर बनेगी, मैं तुम्हें हिंदी सिखाऊंगा। बच्चों, इन वाक्यों की क्रियाएं जाऊंगा, बनेंगी, सिखाऊंगा से काम के आने वाले समय में होने का पता चल रहा है, इसलिए ये भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। अतः हम कह सकते हैं कि क्रिया का जो रूप उसके आने वाले समय में होने का बोध कराता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, दिए गए वाक्यों से क्रिया रूप छांटकर उनके काल बताओ। पहला क्वेश्चन है गाय दूध देती है, इसका क्रिया रूप होगा देती है और इसमें काल होगा वर्तमान। दूसरा है माली बाग में पौधे लगाता है, इसका क्रिया रूप होगा लगाता है और काल होगा इसमें वर्तमान। तीसरा है शिवाजी वीर पुरुष थे, इसका क्रिया रूप होगा थे और काल होगा भूतकाल। दादी हमें कहानी सुनाती थी, इसका क्रिया रूप होगा सुनाती थी और इसमें भूतकाल होगा। पांचवा है मैं कंप्यूटर सीखूंगा, इसका क्रिया रूप होगा सीखूंगा और इसमें भविष्यत काल होगा। विराम चिन्ह। बच्चों, विराम का अर्थ होता है रुकना या विश्राम लेना। वाक्य में रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे पूर्ण विराम। इसका चिन्ह होता है ये।
वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मुझे भूख लगी है, हमारे शहर में कई मंदिर हैं, मैं स्कूल जा रहा हूँ। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्यों के अंत में किया जाता है। दूसरा होता है अल्प विराम। इसका चिन्ह होता है ये। वाक्य बोलते या पढ़ते समय जहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं वहाँ अल्प विराम लगाते हैं। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है। जैसे माँ ने पनीर, कोफ्ता, आलू, दाल और भिंडी बनाई है। बच्चों, अल्प विराम का प्रयोग हाँ या नहीं के बाद भी किया जाता है। जैसे हाँ, मैंने सारा काम कर लिया। नहीं, मैं बाजार नहीं जाऊंगी। लोगों के कथन या प्रश्न को स्पष्ट करने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे माँ ने पूछा तो बेटे ने बताया, अभी 10 मिनट पहले ही आया हूँ। अल्प विराम का प्रयोग संबोधन के लिए भी किया जाता है। जैसे माँ जरा खीर देना, राजन पहले नहा लो। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका चिन्ह है ये। जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे रविंद्र को कौन पढ़ाएगा, यह दीवार कैसे टूट गई। इसका अर्थ यह हुआ है कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नों के जिस वाक्य में प्रश्न किया जाता है उस वाक्य में लगाया जाता है। विस्मय यादि बोधक चिन्ह। बात करते समय हम कभी कभी हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा आदि भाव प्रकट करते हैं। ऐसे भावों को प्रकट करने के लिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे छी, कितनी गंदी है। वाह, कितना स्वादिष्ट पराठा है। हाय, मेरी साड़ी फट गई। प्रश्न नंबर 12 है विराम चिन्ह। दिए गए वाक्यों में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। पहला है, क्या तुम प्रथम आए थे। इस वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है इसलिए इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। दूसरा है, देखो कितना सुंदर चित्र, इसमें अल्प विराम लगेगा। थर्ड है, बस्ते में पेंसिल, पेन और पुस्तकें हैं, इसमें पेंसिल और पेन के बाद अल्प विराम लगेगा और लास्ट में पूर्ण विराम लगेगा। बासी खाना हानिकारक है, इसमें आपका पूर्ण विराम लगेगा। पांचवा है, छी, कितने गंदे हैं तेरे दांत। इस वाक्य में छी के बाद विस्मयवादी बोधक चिन्ह लगेगा और लास्ट में भी विस्मयवादी चिन्ह लगेगा। छठवा है, फूल हमें हंसना सिखाते हैं। ये वाक्य आपका पूरा खत्म हो गया है इसलिए इसमें पूर्ण विराम लगेगा। नेक्स्ट है, हम दाल, चावल और रोटी खाते हैं। इस वाक्य में दाल और चावल के बाद अल्प विराम लगेगा और है के बाद पूर्ण विराम लगेगा। आठवां है, हाय हाय यह क्या हो गया। इस वाक्य में हाय हाय के बाद विस्मयवादी बोधक चिन्ह लगेगा और गया के बाद भी विस्मयवादी बोधक चिन्ह लगेगा। अगला प्रश्न है, उचित मुहावरे चुनकर वाक्यों को पूरा करें। पहला है, दोपहर होते ही मेरे पेट में चूहे कूदने लग जाते हैं। इसमें आप साइड में देख रहे होंगे कि इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, उसी से देखकर आपको इसको भरना है। दूसरा है, पढ़ते पढ़ते मेरी आँख लग गई। तीसरा है, क्यों बेकार की बातों में समय गंवा रही हो। चौथा है, लगता है रमेश ने मेरे खिलाफ शिक्षक के कान भर दिए। अगला प्रश्न है, उचित समुच्चय बोधक चुनकर वाक्यों को पूरा करो। इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको देखकर भरना है। पहला है, जल्दी चलो, ऐसा ना हो वर्षा होने लगे। दूसरा है, मैंने अच्छा किया, खाली स्थान मुझे बुराई मिली। इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है परंतु और तथा, इसमें आपका आएगा परंतु। गधा वजन ले जा सकता है पर दौड़ नहीं सकता। चौथा है, अनीता के एक भाई
और एक बहन है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। पहला है अचानक, अचानक वह गिर गई। दूसरा है स्वार्थी, वह बहुत स्वार्थी है। तीसरा है सत्य, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। आपका होमवर्क है, इसे बुक में लिखें और पढ़ें।